हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का AIB 18 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हम करते हैं। साथ ही डेली आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए मदद करेगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये ना केवल AIB 18 तक सीमित है, बल्कि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज सपोर्टिव एंड कोरबरेटिव इन नेचर। पहला ऑप्शन है सेक्शन 43, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 44, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 45, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 46। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक विशेषज्ञ की राय सहायक एवं पुष्ट प्रकृति की है। यानी कि जब भी हम किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं तो उस एक्सपर्ट के द्वारा दी गई स्टेटमेंट या उस एक्सपर्ट के द्वारा कोई सर्टिफिकेट इशू करना, तो ये रिलीवेंट होता है। और उसके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा कही गई स्टेटमेंट रिलीवेंट होती है। किस सेक्शन के अंदर रिलीवेंट होती है, ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा सही जवाब है आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 45 जो है इससे डील करती है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं और कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं अपने MCQ की, तो हमें जो है क्वेश्चंस जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और वो क्वेश्चन हमें जो है याद रहता है जब हम कंटिन्यू उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द टर्म मोटिव। मोटिव टर्म को इंडियन एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सेक्शन नंबर 8 पहला ऑप्शन, सेक्शन नंबर 5 सेकंड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 3 थर्ड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 2 फोर्थ ऑप्शन। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग उद्देश्य शब्द से परिभाषित है। उद्देश्य शब्द को परिभाषित करता है या उद्देश्य शब्द से संबंधित है। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये इकट्ठे ही एक सेक्शन के अंदर शामिल किए गए हैं। और किस सेक्शन में शामिल किए गए हैं ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। जब आप सेक्शन नंबर 8 को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको मोटिव टर्म देखने को मिलेगी, वहां पर आपको प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट देखने को मिलेगा, प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं और इसका कौन सा सही जवाब है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म नॉट प्रूव्ड इज डिफाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नॉट प्रूव्ड, ये 2-3 टर्म है जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सेपरेटली एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जाती है। क्या है इसका सही जवाब। सेक्शन नंबर 8 में नॉट प्रूव के बारे में बताया गया है, सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है, सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है, सेक्शन नंबर 2 में बताया गया है। हिंदी में क्या इसका अर्थ है उसको समझ लेते हैं। साबित नहीं, यानी कि प्रूव्ड नहीं, शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो जो नॉट प्रूव है उसे डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। और सेक्शन नंबर 3 के अंदर बहुत सी टर्म्स है इंडियन एविडेंस एक्ट की जो कि बताई गई है। वो सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। आप एक बारी सेक्शन नंबर 3 को जो है एक बार नज़र मार लीजिए, कौन कौन से वहाँ पर टर्म दी गई है, वो टर्म क्या कह रही है और क्या एग्जैक्ट उसका मतलब है, उसको आप एक बारी देख लीजिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ए फैक्ट इज सेज्ड नॉट टू बी प्रूव्ड इफ, यानी कि जब भी कोई चीज प्रूफ नहीं होती तो वो कब प्रूफ नहीं होती।
पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज सो सेज बाय द प्रोसिक्यूशन। सेकंड ऑप्शन है इट इज नेदर प्रूव्ड और नॉट डिसअप्रूव, और थर्ड ऑप्शन है इट इज सो हेल्ड बाय द कोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। किसी भी तथ्य को तब कहा जा सकता है जब वह सिद्ध ना हो। पहला ऑप्शन है अभियोजन पक्ष के द्वारा ऐसा कहा गया है। दूसरा है यह ना तो सिद्ध है और ना ही असिद्ध है, और थर्ड ऑप्शन है न्याय द्वारा ऐसा माना गया है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो जब कोई भी चीज ना तो प्रूव्ड होती है, ना ही डिसअप्रूव होती है, ना ही सिद्ध होती है, ना ही असिद्ध होती है, तो ऐसे में उसे क्या कहा जाता है कि वो सिद्ध नहीं है या उसे वो प्रूव्ड नहीं है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ए रिलीवेंट फैक्ट मस्ट बी, फर्स्ट ऑप्शन है लीगली रिलीवेंट, सेकंड ऑप्शन है लॉजिकली रिलीवेंट, थर्ड ऑप्शन है लीगेबल रिलीवेंट, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं, उसके बाद कौन सा इसका सही जवाब है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक प्रासंगिक तथ्य, प्रासंगिक को मैंने आपको काफी बार बताया है, प्रासंगिक का मतलब होता है रिलीवेंट तथ्य, रिलीवेंट, और फैक्ट का मतलब होता है तथ्य आवश्यक होने चाहिए। पहला ऑप्शन है कानूनी रूप से प्रसंगक, तार्किक रूप से प्रसंगक, सुस्पष्ट प्रसंगक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं लीगली रिलीवेंट के बारे में, तो लीगली रिलीवेंट जितने भी फैक्ट हैं वही हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल होते हैं। और ये जो सेक्शन है ये दी गई है आपको सेक्शन नंबर 6 से लेकर 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। वो सभी फैक्ट जो कि लीगली रिलीवेंट होंगे। लॉजिकली रिलीवेंट का मतलब होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूं। जैसे कि सपोज दैट कोई मर्डर हुआ है, ए ने बी का मर्डर किया है। अब यहाँ पर ए ने बी का मर्डर किया है और ए यहाँ पर ये कह रहा है कि जब मर्डर हुआ था तो मैं तो पाकिस्तान में जो है कुछ मतलब अलग सी बात करने लग जाता है। वो रिलीवेंट ही नहीं होता कि मैंने उस दिन जो है ये खाना खाया था, ये मैंने कपड़े पहने थे, तो ये रिलीवेंट नहीं है। तो इस तरीके की बात जो लोग लीगली रिलीवेंट है वही कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलीवेंट है और वही कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर रिलीवेंट है। इन सभी सेक्शन के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन है तो उस केस में जो है कोई अलग चीज भी जो है रिलीवेंट हो सकती है, वो वहां पर जो है मेंशन किया गया होगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द फैक्ट विच इज थ्रो नॉट इन इशू सो concern with a fact in issue as form part of the same transaction. These facts are relevant under and also known as by the name of। जब हम बात करते हैं सेम ट्रांजैक्शन की तो वो किस सेक्शन से रिलेट करता है ये भी आपको हमें बताना है और इन सभी टर्म में से कौन सा इसका सही जवाब है ये भी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रेस जुडिकाटा, सेकंड ऑप्शन है रेस गेस्टे, थर्ड ऑप्शन है रेस सब जुडाइस और फोर्थ ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं। वह तथ्य जो विवादग्रस्त ना होते हुए भी विवादग्रस्त तथ्यों से इतने चिंतित है कि उसे लेने देने का हिस्सा बन जाते हैं और यह तथ्य प्रासंगिक है और नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? इन सभी ऑप्शंस में से। जब हम बात करते हैं रिलेवेंट फैक्ट की तो रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हमारी सेक्शन नंबर 6 है इंडियन एविडेंस एक्ट की। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका कौन सा सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन रेस गेस्टा की बात कर रहा है, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट, यानी कि सपोज दैट ए ने बी को जो है मार दिया, ए ने बी को मार दिया गाड़ी से। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन खड़ा था सी जिसने ये सारी चीज़ें देखी। अगर वो कोई भी एक्ट करता है तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा, चाहे वो उसके पास जा रहा है या उसने उसको पकड़ने की कोशिश की ड्राइवर को, तो ये सारी चीज़ें सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट के अंदर शामिल हो जाती हैं। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और इसका कौन सा सही जवाब है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ए
witness who is unable to speak give his evidence in writing in open court such evidences, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि बोल नहीं सकता, बोलने में असक्षम है, तो ऐसे में अगर वो कोई भी एविडेंस देता है, लिखित में देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दूसरा ऑप्शन है ओरल एविडेंस, तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी एविडेंस, फोर्थ ऑप्शन है हेयरसे एविडेंस। अब बात करते हैं हिंदी में इसका क्या अर्थ है। जो गवाह बोलने में असमर्थ है वह खुली अदालत में अपनी गवाही लिखित रूप से देता है, तो ऐसे साक्ष्य को दस्तावेज साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, गौण साक्ष्य, सेकेंडरी साक्ष्य या फिर अफवाह साक्ष्य। हेयरसे एविडेंस क्या? हेयरसे एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल होता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, यानी कि कोई भी विटनेस जो बोल नहीं सकता, लिखित में गवाही देता है, तो ऐसे एविडेंस को हम ओरल एविडेंस कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हम रिपीटेडली भी लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपको वो सारी चीज़ें पता रहे और माइंड में चलती रहे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसेबल एंड मस्ट बी मेड बिफोर। फर्स्ट ऑप्शन है बिफोर ए पुलिस ऑफिसर, सेकंड ऑप्शन है बिफोर एनी पर्सन, ए डॉक्टर, ए फ्रेंड और रिलेटिव और ए मजिस्ट्रेट, थर्ड ऑप्शन है बिफोर ए डॉक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है बिफोर ए फ्रेंड। तो कौन सा इसका सही जवाब है? इससे पहले हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। स्वीकार्य होने के लिए मृत्यु पूर्व दिया गया बयान, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, और डाइंग डिक्लेरेशन हमारी रिलेटेड है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 32 से। इसका सही जवाब क्या है? सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि इसी में सारी टर्म को इंक्लूड किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 79 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड दैट। सेक्शन 79 इन सभी में से किससे डील करता है, क्या बात करता है? उसके द्वारा क्या वो जो एक्ट किया गया है वो प्रिजम्पशन ऑफ एक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, या फिर इन रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, या फिर प्रिजम्पशन ऑफ इफेक्ट है। हिंदी में क्या इसका अर्थ है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 के प्रावधान में कार्य की एक धारणा से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है कानून की एक खंड योग्य धारणा से संबंधित है, या कानून की एक अचूक धारणा से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन है प्रभाव का एक अनुभव है, इस चीज से संबंधित है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 79 की, तो ये बात करता है रिव्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में, इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द क्वेश्चन इज whether a committed a crime at a Calcutta in certain day and the fact that on the day was a Lahore is relevant। यानी कि सिंपली हम इसको पहले भी अलग फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको इसका सही जवाब जो है पता होगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन सिंपली यही कह रहा है कि कोई भी फैक्ट जो कि सपोज दैट यहाँ पर क्राइम हुआ है, जो कि ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता के अंदर जो है क्राइम हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति एक्यूज्ड है वो यहाँ पर यह शो करना चाहता है कि मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, मैं तो लाहौर में था। तो क्या ये फैक्ट रिलीवेंट होगा? बिल्कुल ये फैक्ट रिलीवेंट है और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एडमिसेबल है। किस सेक्शन में एडमिसेबल है और उसकी क्या वर्डिंग है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही जवाब दे पाओगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एज इट मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एज इट मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इज इशू हाईली इम्प्रोबेबल। एंड थर्ड ऑप्शन है एज इट मेक द थिंग वेरी क्लियर। एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो वो क्या बात करता है? प्ली ऑफ एलिबी की। तो प्ली ऑफ
एलिबी क्या कहता है? प्ली ऑफ एलिबी हमें सिंपली यही कहता है कि जब वो व्यक्ति यहाँ पर ऑफेंस हुआ है लेकिन ऑफेंस के दिन वो यहाँ पर था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसने ये अपराध किया है। इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है इज द राइट आंसर, कि हाईली इम्प्रोबेबल है उसके लिए उस ऑफेंस को करना। तो क्या कह रहा है हिंदी में समझ लेते हैं। प्रश्न यह है कि क्या किसी ने किसी भी निश्चित दिन कलकत्ता में अपराध किया था? तथ्य यह है कि उस दिन वह लाहौर में था और ये रिलीवेंट है, प्रासंगिक है। पहला ऑप्शन है चूंकि यह तथ्य का अस्तित्व बनता है। सेकंड है चूंकि यह मुद्दे में तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक असंभव बना देता है। और थर्ड ऑप्शन है क्योंकि इससे बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ये एक इलस्ट्रेशन है जिससे आपको हेल्प मिलेगी इसका सही जवाब बताने के लिए। ए इंस्टिगेट बी मर्डर सी। ए ने उकसाया बी को और बी ने मर्डर कर दिया सी का। बी रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन बी ने मर्डर करने से मना कर दिया। ए ने उकसाया बी को कि वो मर्डर कर दे सी का, लेकिन बी ने मना कर दिया। तो ए यहाँ पर किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा? क्योंकि ए ने यहाँ पर बी को उकसाया, उसने अपना एक्ट तो कर दिया, और यहाँ पर उकसाना जो कि रिलीवेंट है और उसके लिए पनिशमेंट भी डिस्क्राइब की गई है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर। और इन सभी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन कहता है मर्डर के बारे में, सेकंड ऑप्शन कहता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, थर्ड ऑप्शन कहता है अबेटमेंट ऑफ मर्डर के बारे में, फोर्थ ऑप्शन कहता है इन सभी में से कोई सा भी इसका सही जवाब नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। ए बी को सी की हत्या के लिए उकसाता है, बी ऐसा करने से इनकार कर देता है, तो ए दोषी है किसका? हत्या के लिए, उकसाने के लिए वो दोषी है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द पनिशमेंट ऑफ राउटिंग। तो कौन सी सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की जो बात करती है किसके बारे में? पनिशमेंट के बारे में। कौन सी पनिशमेंट? राउटिंग की पनिशमेंट के बारे में। तो सेक्शन नंबर 147 इस बारे में डील करती है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। समझ लेते हैं इसका कौन सा सबसे करेक्ट आंसर है। इसको एक बारी आप चेक करिएगा क्या ये सही आंसर है या नहीं है। अगर गलत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर रायपुर डिस्ट्रिक्ट जज एज ए विटनेस इन ओबीडियंस टू समन इशू बाय द कोर्ट एंड इंटेंशनली omit to appear, A is guilty under which of the following section of the Indian IPC Indian Penal Code? सेक्शन नंबर 174, 173, 174, 175, 176। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। ए अदालत द्वारा जारी सम्मन के पालन में गवाह के रूप में रायपुर जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। जानबूझकर उपस्थित होने से चूक करता है यानी कि वहाँ पर नहीं जाता है, तो ए आईपीसी में किस प्रावधान के तहत दोषी होगा? इसको एक बारी आप ठीक कर लीजिए। इसका जो है सही जवाब 147 नहीं है, तो प्लीज़ इसको एक बारी ज़रूर देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो है ये आंसर सही नहीं है, मैं यहीं पर क्लियर कर रहा हूँ आप सभी को, और कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर सही है तो भी आपको हमें बताना है, अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन है वो गलत
हो सकता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्या कह रहा है कि एक गवाह के रूप में बुलाया गया है किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति है ए, लेकिन वो वहाँ पर आ नहीं रहा है, उपस्थित नहीं हो रहा है, तो वो सेक्शन नंबर 174 के अंदर जो है पनिशेबल होगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ए नोइंग दैट बी हैज मर्डर्ड सी एंड असिस्ट बी टू हाइड द बॉडी विद इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग बी फ्रॉम पनिशमेंट, ए इज़ लाइबल टू द पनिशमेंट। यानी कि ए एक व्यक्ति है जो जानता है कि बी ने सी का मर्डर किया है और बी की मदद करता है उसकी बॉडी को छुपाने के लिए। तो यहाँ पर ए लाइबल है किस पनिशमेंट के लिए। हिंदी में एक बार और समझ लेते हैं। ए यह जानते हुए कि बी ने हत्या कर दी है, सी ने बी की सज़ा से बचाने के लिए इस इरादे से शव को छुपाने में बी की सहायता की। यानी कि किसी भी व्यक्ति की मदद करना जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और वो ऑफेंस कमिट करने के बाद उससे बचने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद करता है, तो ऐसे में वो किस सेक्शन में पनिशेबल होगा, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कौन सी रिलेटेड सेक्शन है, इसकी पनिशमेंट क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 7 साल और साथ ही फाइन। सेकंड ऑप्शन है केवल 7 साल की इम्प्रिजमेंट। थर्ड ऑप्शन है केवल 5 साल की इम्प्रिजमेंट और फाइन प्लस फाइन और 5 साल की इम्प्रिजमेंट। तो कौन सा इसका रिलेवेंट आंसर है? इसका रिलेवेंट आंसर है 7 साल की पनिशमेंट और साथ ही उसको फाइन भी लगाया जाएगा, यानी कि कोर्ट के द्वारा फाइन भी इम्पोज उस पर किया जाएगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन या प्रोविज़न ऑफ आईपीसी। जब हम बात करते हैं किसी भी रेप विक्टिम के बारे में, तो रेप विक्टिम जो होती है उसकी प्राइवेसी के लिए उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते हैं। तो ये किस सेक्शन में रिलेवेंट है, ये क्वेश्चन है। सिंपली सेक्शन 225, सेक्शन 225 कैपिटल ए, सेक्शन 226, सेक्शन 228। तो ये रिलेवेंट है हमारा सेक्शन 228 के अंदर। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी आर प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो क्या कह रहा है कि कौन सा चैप्टर है जो कि बात करता है किसके बारे में, मानव शरीर के विरुद्ध अगर कोई अपराध हुआ है या फिर कोई ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है, तो वो रिलेवेंट होगा किस सेक्शन में रिलेवेंट होगा, चैप्टर नंबर किस चैप्टर में रिलेवेंट होगा, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14। तो कौन सा इसका सही जवाब है? इन सभी में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। चैप्टर नंबर जो है 16 रिलेट करता है इससे। एक बारी आप इसको चेक करना क्या 16 ही है या सही नहीं है, या इन सभी में से कोई ऑप्शन है। अगर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है। ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर बी टू इंड्यूस बी टू कन्फेस दैट ही हैज़ कमिटेड क्राइम। यानी कि ए एक पुलिस अधिकारी है और वो किसी अपराधी को जो है अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करके यहाँ पर उसे टॉर्चर करते हैं कि ये जो तूने अपराध किया है इसको तुम्हें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने ही ये अपराध किया है, इसलिए उसे टॉर्चर किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या वो ऑफिसर गिल्टी होगा? क्या ए जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो गिल्टी होगा? और वो गिल्टी होगा तो किस सेक्शन में गिल्टी होगा? सेक्शन नंबर 327 ऑफ आईपीसी, सेक्शन नंबर 328 ऑफ आईपीसी, सेक्शन नंबर 329 ऑफ आईपीसी, सेक्शन नंबर 329 की जगह इसको 326 की जगह इसको आप 6 कर लीजिएगा। तो कौन से सेक्शन में उसको सज़ा दी जाएगी जो कि वो लायबल होगा?
तो कौन सा सेक्शन है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, कौन सा इसका रिलेवेंट सेक्शन है, इन सभी में से है या नहीं है, या कौन सा इसका सेक्शन है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। आगे लिखिए पुलिस ऑफिसर, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है रिलेवेंट सेक्शन कौन सा है। यह सेक्शन नंबर 330 है जो कि इससे रिलेट करता है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, अदरवाइज मैं तो सही तरीके से बताता रहूँगा हर एक क्वेश्चन का सही जवाब, फिर आपकी प्रैक्टिस जो है नहीं हो पाएगी। A signed his own name to a document and intended that the document was signed by any other person of the same name. Which of the following offense in IPC is committed by A? यानी कि खुद ही उसने क्या कर लिया, साइन कर लिया दूसरे की तरह, यानी कि फोर्जरी यहाँ पर उसने कर दी डॉक्यूमेंट की। तो किस सेक्शन में वो यहाँ पर पनिशेबल होगा? सेक्शन 461, सेक्शन 464, सेक्शन 491 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं। ए किसी भी दस्तावेज पर अपने नाम से हस्ताक्षर करता है और इस आशय से कि दस्तावेज पर उसके नाम के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किया है, तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंदर वो लायबल होगा? ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को पता होगा। इसका रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 464 में वो पनिशेबल होगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन होने वाले हैं, तो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक और नई वीडियो। तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।